Hello everyone, in this video we'll discuss frustration. Frustration, ठीक है। और ये जो पेज है ये थोड़ा सा जो है ऊपर से कटा हुआ है, तो इसको प्लीज आप मैनेज कर लें, बुक से देख लें या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से आप एक बार देख लें इसको। द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकिंग और थ्वार्टिंग ऑफ नीड्स causes frustration in human being. The process of blocking or thwarting of needs मतलब या तो नीड्स को रोक देना, जो जरूरतें हैं उनको ब्लॉक कर देना या थ्वार्ट कर देना, ठीक है। थ्वार्ट कर देना होता है मतलब उनको एक तरह से बिगाड़ देना, नाकाम कर देना। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो ह्यूमन बीइंग में फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशंस जो हैं ये कार्टर वी गुड से ऊपर एक डेफिनेशन और बचती है, जो डेफिनेशन है कॉलसेनिक की, कॉलन स्निक, KOLEN स्निक SNI की, कॉलन स्निक। इसकी डेफिनेशन है, इसमें क्या कहा है, फ्रस्ट्रेशन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग ब्लॉक्ड, फ्रस्ट्रेशन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग ब्लॉक्ड और थ्वार्टेड in satisfying a need or attaining a goal that the individual perceives as significant. जिस चीज को कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण मानता है उस नीड को अगर थॉट कर दिया जाए, बिगाड़ दिया जाए या उसे ब्लॉक कर दिया जाए, तो ऐसी जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब किसी भी इंपॉर्टेंट जरूरत को पूरा ना कर पाना और उस टाइम पे फीलिंग आ जाए ब्लॉकिंग की या थ्वार्टिंग की, तो उसे हम फ्रस्ट्रेशन कहेंगे। क्लियर है। अब कार्टर वी गुड, इनकी डेफिनेशन है, फ्रस्ट्रेशन मींस इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ अ डिजायर और नीड। फ्रस्ट्रेशन जो है वो इमोशनल टेंशन है। कार्टर वी गुड ने क्या कहा है कि ये एक इमोशनल टेंशन है जो किससे रिजल्ट होती है, किसी भी डिजायर या नीड की ब्लॉकिंग से। कैरोल ने कहा है, फ्रस्ट्रेशन इज द कंडीशन ऑफ बीइंग थ्वार्टेड इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए मोटिव। किसी भी मोटिव के सेटिस्फैक्शन में, ये कैरोल ने कहा है, फ्रस्ट्रेशन इज द कंडीशन ऑफ बीइंग थ्वार्टेड। ये कंडीशन ऑफ बीइंग थ्वार्टेड है या फीलिंग ऑफ बीइंग थ्वार्टेड है या ब्लॉक्ड होती है किसमें, सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मोटिव या सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स। तो ये जो है कैरोल की डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा, इसने नीड का वर्ड यूज नहीं किया, इसने मोटिव वर्ड यूज किया है और इसने ब्लॉकिंग नहीं, सिर्फ थ्वार्टेड कहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है कैरोल के बाद वो है कैच बेंसे एंड लेनर। फ्रस्ट्रेशन रिफर्स टू फेल्योर टू सेटिस्फाई ए बेसिक नीड बिकॉज ऑफ ईदर कंडीशन इन द इंडिविजुअल और एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स। फ्रस्ट्रेशन जो है वो फेलियर होती है किस चीज की, किसी बेसिक नीड की सेटिस्फैक्शन की अगर फेलियर हो तो उसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो। ये कंडीशन कैसी हो सकती है, ये कंडीशन इंडिविजुअल के अंदर की हो सकती है या ये कंडीशन कोई एक्सटर्नल कंडीशन भी हो सकती है। एक्सटर्नल कोई ऑब्स्टिकल, बाहरी बाधा हो सकती है या अंदरूनी बाधा कोई भी हो सकती है। उसकी वजह से जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिसमें बेसिक नीड की सेटिस्फैक्शन फेल हो जाए तो उसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। मन, फ्रस्ट्रेशन इज अ स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग व्हेन द सेटिस्फैक्शन ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रेंडर्ड डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। जब मोटिवेटेड बिहेवियर जो है वो रिजल्ट देने में उसको परेशानी अगर होती है, देखो इंसान मोटिवेटेड हो गया लेकिन वो उस चीज का रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, मतलब अपनी नीड को पूरी नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल, दो तरह के कॉजेज बताए, बाहरी और अंदरूनी। तो इसमें पहले एक्सटर्नल कॉजेज हम देख लेते हैं एक बार। एक्सटर्नल कॉजेज को एनवायरमेंटल कॉजेज भी कहा जाता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, पहला है फिजिकल फैक्टर्स।
दूसरा सोशल फैक्टर्स, तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स, चौथा है इंटरनल सॉरी ये दूसरा आ गया हमारा जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जिन्हें पर्सनल फैक्टर्स कहा जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनवायरमेंटल फैक्टर कहा जाता है, उसमें तीन आते हैं, पहला फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर्स। These factors include natural calamities like earthquake, flood, storm, and any other accident which may destroy normal life of the individual. ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट के, ये नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, नेचर द्वारा की गई बर्बादियां होती हैं। ये अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड हो सकता है, स्टॉर्म हो सकता है, या आग लगना जैसे फायर, या कोई दूसरा एक्सीडेंट जो एक नॉर्मल लाइफ जो है इंडिविजुअल की उसको बिगाड़ देता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फिर है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या है? दीज फैक्टर्स इंक्लूड स्ट्रिक्ट रेस्ट्रेंट्स फ्रॉम सोशल एनवायरनमेंट। जब सामाजिक जो एनवायरनमेंट है उसका उसके ऊपर बाध्यताएं लगा देता है, बहुत सख्त बाध्यताएं लगा देता है ऑफ द इंडिविजुअल, स्पेशली हिज पेरेंट्स, अदर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, वर्क प्लेस पीपल एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी के मेंबर्स हों, या उसके परिवार वाले हों, या उसके रिलेटिव्स हों, या जहां वो काम करता है वहां काम करने वाले लोग हों, अगर वो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त स्ट्रिक्ट रेस्ट्रेंट्स लगा देते हैं तो भी वो बंदा जो है फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। थर्ड है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल आर अनमेट, he is not able to fulfill his basic necessities as well as his desires. In that case, these economic factors may also become a cause of frustration. जब बंदा अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पाता पैसे की कमी के कारण, तो भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इंसान के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट जो रीजन बताया, जो इंटरनल फैक्टर्स या जो पर्सनल फैक्टर्स कहे, वो उसमें देखिए क्या क्या आते हैं। पहला है फिजिकल डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो फिजिकल थे वो क्या थे? वो थे नेचुरल कैलेमिटीज। लेकिन यहां पर क्या है? फिजिकल डिफेक्ट या एबनॉर्मेलिटी। बॉडी के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। इफ एन इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी और डिफेक्ट लाइक ऑर्थोपीडिकली इम्पेयर्ड। ऑर्थोपीडिकली इम्पेयर्ड मतलब जो शारीरिक ढांचा है वो ठीक से नहीं बना हुआ है, हड्डियों में कहीं कोई प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का। हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, स्पीच इम्पेयर्ड यानी सुनने में दिक्कत है, देखने में या बोलने में दिक्कत है। These act as barrier in fulfillment of basic needs and his desires. Such individuals may also develop inferiority complex and low self-esteem, which may further develop in frustration. जब इन सब चीजों की वजह से अगर बंदा अपनी बेसिक नीड्स और डिजायर्स को पूरा करने में अपने आप को असक्षम मानता है, तो ये चीजें जो हैं आगे जाके किसमें डेवलप हो जाती हैं? इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में और लो सेल्फ एस्टीम में। मतलब अपने आप को ही वो थोड़ा नीचे समझने लगता है, अपनी खुद की उसकी जो आत्मसम्मान कह लीजिए वो जो है नीचे गिर जाता है और इससे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स। अब देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स में क्या होता है? इफ एन इंडिविजुअल इज हैविंग डिजायर्स व्हिच आर इन ऑपोजिशन टू ईच अदर एंड he thus faces a lot of conflict for fulfillment of his old desires, and such conditioning desires also result in development of frustration many times. कई बार क्या होता है कि किसी भी इंसान के सामने दो इच्छाएं ऐसी आ जाती हैं जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और वो दोनों को ही पूरी करना चाहता है, और ऐसी स्थिति में जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो द्वंद्व पैदा होता है, वो इंसान के लिए फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देता है कई बार। थर्ड जो है वेरी हाई आइडियल्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंसान के बहुत जबरदस्त आइडियल्स मतलब बहुत ऊंचा मोरल रखना, ठीक है, तो वो भी इस चीज का कारण हो सकता है। इफ एन इंडिविजुअल हैज सेट हिज मोरल स्टैंडर्ड्स सो हाई दैट दे कैन नॉट बी मेंटेन्ड विदाउट ए हिंड्रेंस टू फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक नीड्स। अगर अपने मोरल्स को इतना ऊंचा कर लेता है इंसान, इतना ऊंचा सेट कर देता है कि उन्हें जो है पूरा नहीं किया जा सकता, उन्हें मतलब बनाया नहीं रखा जा सकता ऐसे मोरल्स को,
किसके बिना? विदाउट ए हिंड्रेंस टू फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक नीड्स। मतलब अगर वो अपने हाई आइडियल्स को बनाए रखता है तो उसकी जो फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स है उसके अंदर हिंड्रेंस आ जाती है। मतलब इसको बाधा पहुंचाए बिना, बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट को बाधा पहुंचाए बिना कई बार जो हाई सेट किया हुआ मोरल है वो पूरा नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? द रिजल्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। देखिए, जो हाई सेट, वेरी हाई सेट आइडियल है या वेरी हाई सेट मॉरल्स हैं, वो किस में आ गए? वो तो आ गए सुपर ईगो में, सुपर ईगो, ठीक है। और इड में क्या आ गया? इड होता है बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स। तो अब क्या है? बेसिक नीड्स और सुपर ईगो, यानी इड और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और ऐसे समय में फिर क्या होता है? If the ego of the individual is not able to manage the conflict between these two, it definitely results into development of frustration in the individual. और id और सुपर ईगो, इनके बीच में होता है ईगो। तो अगर ईगो क्या करती है? इड ये चाहती है कि किसी भी कीमत पे मेरी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। ईगो क्या करती है? एक सोशली एक्सेप्टेबल वे से उस नीड को पूरा करने की कोशिश करती है। सुपर ईगो क्या करती है? सुपर ईगो बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल होता है, तो ये दोनों के बीच बचाव का एक रास्ता निकालती है और नीड को भी सेटिस्फाई कर देती है और सुपर ईगो को भी, मतलब इड को भी सेटिस्फाई कर देगी और सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई कर देगी ईगो। लेकिन कई बार ईगो जो है वो फेल हो जाती है क्या करने में? इड की ये जो बेसिक नीड्स हैं इनको पूरा करने में फेल हो जाती है, या अगर इनको वो पूरा करती है तो सुपर ईगो की वो मतलब अवहेलना कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जब कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन पैदा होती है उससे फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा का बहुत ऊंचा लेवल सेट कर लेना। हाई हाँ देखिए, लेवल ऑफ एस्पिरेशन रिफर्स टू द गोल्स decided by the individual which he wants to achieve in his life. Setting goals of own life is not a bad thing in itself, but problem arises when an individual has set goals which are incompatible with his ability. In such cases, due to lack of specific abilities and skills, the individual is not able to achieve his goal, and thus his too high level of aspiration results into frustration. देखिए होता क्या है, कई बार इंसान जो है वो बहुत हाई लेवल अपना सेट कर लेता है एस्पिरेशन का। देखिए अपनी लाइफ में कोई भी अगर अपने गोल्स को सेट करता है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो इनकम्पिटेबल होता है अपनी एबिलिटीज में, स्किल्स में, ठीक है। मतलब वो जो लेवल उसने सेट किया है महत्वाकांक्षा का, उस लेवल तक उसकी योग्यता है ही नहीं, लेकिन उसने सेट कर लिया। फिर वो कोशिश करता है, और कोशिश करता है उस टाइम पे एक कमी आ जाती है स्पेसिफिक एबिलिटीज और स्किल्स की, क्योंकि वो इंडिविजुअल के अंदर है ही नहीं। तो ऐसे समय में फिर क्या होगा? एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो उत्पन्न हो जाएगी। यानी इंसान ने गोल सेट कर लिए, पूरी कोशिश कर रहा है, एबिलिटी और स्किल उतने हैं नहीं उसके अंदर, और वो उनको पूरा करने के लिए जी जान लगाए हुए पूरे हो नहीं रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड सिंसियरिटी। लैक ऑफ परसिस्टेंस मतलब लगातार काम करने की और सिंसियर होकर काम करने की कमी। एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एबल टू पुट हिज एफर्ट्स इन एनी टास्क persistently and is not sincere about fulfillment of his desires. अगर कोई इंडिविजुअल जो है किसी काम में लगातार एफर्ट्स नहीं लगा सकता या सिंसियर होके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सिंसियर नहीं हो सकता, तो वो क्या होता है? बिकम्स प्रे टू फ्रस्ट्रेशन वेरी इजीली। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है बहुत आसान तरीके से। Thus, changing the goals frequently and lack of sincere efforts towards achievement of goals is also a factor causing frustration. इसलिए जो जल्दी जल्दी से मतलब अपने टास्क को, गोल को चेंज करते हैं, या जब सिंसियर एफर्ट्स बंदा नहीं लगाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाती है। ये भी फ्रस्ट्रेशन को उत्पन्न करने का एक फैक्टर होता है।
चलिए नेक्स्ट है रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के रिएक्शंस, क्या रिएक्शन होते हैं, मतलब कैसे रिएक्ट करता है बंदा। सिंपल रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस इंक्लूड इंक्रीजिंग एफर्ट्स टू मीट द गोल। ये सिंपल जो रिएक्शन है ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो इंक्रीजिंग एफर्ट्स हैं, बंदा मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट करता है अपने गोल को मैच करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रायल्स, अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स टुवर्ड्स द गोल, एक्सेप्टिंग some substitute, withdrawing himself from the difficult situation, submitting self to others according to their wish। तो ये सिंपल रिएक्शंस में ये चीजें आती हैं। क्या क्या? एक तो इंक्रीजिंग एफर्ट्स, फिर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स, कंप्रोमाइजिंग मीन्स को अडॉप्ट कर लेना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट को अडॉप्ट कर लेना, अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल लेना, या दूसरों के प्रति एक तरह से अपने आप को समर्पित कर देना, अधीन हो जाना। तो ये होते हैं सिंपल रिएक्शंस। फिर हैं दूसरे वॉयलेंट रिएक्शंस। दो रिएक्शन बताए इसने, पहला सिंपल और दूसरा वॉयलेंट। वॉयलेंट में दो तरह के बताए, एक एक्सटर्नल एग्रेशन, एक इंटरनल एग्रेशन। वॉयलेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? Beside above mentioned simple reactions, some violent reactions may also be used by individual as a result of frustration। frustration के कारण कई बार ये जो ऊपर बताए गए सिंपल रिएक्शंस हैं, इनके अलावा बंदा जो है वो वायलेंट रिएक्शंस भी यूज करता है। और वो वायलेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? दीज वायलेंट रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहली है एक्सटर्नल एग्रेशन और दूसरा है इंटरनल एग्रेशन। एग्रेशन होता है गुस्सा, तो एक्सटर्नल एग्रेशन जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर दिखाया जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स शोइंग एग्रेशन ऑन others, especially those which are considered as the cause of obstacle। दूसरे लोगों पर दिखाया जाता है, स्पेशली किन के ऊपर? जो बंदा ये समझता है कि ये मेरे जो है ना रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, या ये लोग जो है मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनके ऊपर वो चीज, वो एग्रेशन दिखाया जाता है। Thus it includes quarreling with other people, इसलिए बंदा जो है वो दूसरों के साथ लड़ता है। Carroll said that this type of aggression may be directed towards either the person or persons who caused the frustration or towards a substitute or substitutes। इसमें ये जो एग्रेशन होता है कैरोल के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्ट किया जाता है या तो उस व्यक्ति या व्यक्तियों पर जो उस फ्रस्ट्रेशन का कारण है, या सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूट्स पर, मतलब जो उस चीज का एक तरह से सब्स्टिट्यूट है, जो गोल का सब्स्टिट्यूट है, उस सब्स्टिट्यूट के ऊपर भी इंसान गुस्सा निकाल देता है। इंटरनल एग्रेशन, ये बड़ा खतरनाक होता है। In this type of aggression, individual does not show aggression on any other individual, rather he himself is the object of his own aggression। इस तरह के एग्रेशन में इंसान किसी बाहरी दूसरे इंसान के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाता, बल्कि वो अपने गुस्से का खुद ही शिकार बन जाता है। Thus it includes hatred towards self, which may sometimes even result into self-destruction and suicide। और इस तरह से बंदा जो है वो अपने आप से नफरत करना स्टार्ट कर देता है, और कई बार इस तरह की कंडीशन खुद की बर्बादी या सुसाइड के अंदर तब्दील हो जाती है। मतलब इतनी नफरत करने लगता है अपने आप से ही कि या तो वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है या सुसाइड कर लेता है। Thus, internal aggression is generally more harmful and dangerous than external aggression। इसलिए जो इंटरनल एग्रेशन है वो बहुत ज्यादा डेंजरस और हार्मफुल है एक्सटर्नल एग्रेशन की बजाय। तो ये क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, विच एग्रेशन इज मच हार्मफुल, इंटरनल और एक्सटर्नल? तो एक्सटर्नल जो है वो कम हार्मफुल होता है और इंटरनल ज्यादा हार्मफुल होता है। हार्मफुल दोनों ही होते हैं, एग्रेशन किसी भी उसमें हो तो वो मतलब नुकसान करता ही करता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।